नाउ इस वीडियो में हम काय की बात करेंगे सम द मोस्ट कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू जेनरिक्स इन जावा। जेनरिक्स से रिलेटेड कुछ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज जेनरिक्स इन जावा एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग जेनरिक्स। जेनरिक्स होता क्या है और उसके फायदे क्या हैं। नाउ कोई मुझसे पूछेगा जेनरिक होता क्या है, तो इन वन वर्ड वन लाइन आई विल से जेनरिक्स आर पैरामीटराइज्ड टाइप्स। जेनरिक्स आर पैरामीटराइज्ड टाइप। फॉर एग्जांपल है ना, जब भी हम जेनरिक क्लास बनाएंगे, क्लास में डेटा टाइप लिखने की जगह पैरामीटराइज्ड टाइप यूज करेंगे, और जब हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो पैरामीटराइज्ड टाइप की वैल्यू बता देंगे। जब भी हम जेनरिक फंक्शन बनाएंगे तो हम डेटा टाइप की जगह पैरामीटराइज्ड टाइप लिखेंगे, और जब फंक्शन को इंप्लीमेंट करेंगे तो पैरामीटराइज्ड टाइप की वैल्यू बता देंगे। जब भी हम जेनरिक फंक्शन बनाएंगे तो हम फंक्शन में डेटा टाइप की जगह पैरामीटराइज्ड टाइप लिखेंगे, और जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो डेटा टाइप बता देंगे। तो जेनरिक क्लास होती है, जेनरिक इंटरफेस होते हैं, जेनरिक फंक्शंस होते हैं। इनमें डेटा टाइप को एज पैरामीटर्स पास किया जाता है, इसीलिए इन्हें पैरामीटराइज्ड टाइप बोलते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस? इसका एडवांटेजेस क्या है? जेनरिक का एडवांटेज क्या है कि आप एक ही एल्गोरिथम को बार बार यूज कर सकते हो अलग अलग डेटा टाइप के साथ। यू डोंट हैव टू रीराइट द सेम एल्गोरिथम मल्टीपल टाइम्स विद मल्टीपल डेटा टाइप्स। You can reuse the same algorithm multiple times using different data types. That is the concept of generics. हाँ भाई, generics से पहले भी ऐसा होता था। Java 5 से पहले generics की जगह object use होता था, but we know there are some drawbacks with objects. Objects में हमें क्या करना पड़ता था? typecasting करनी पड़ती थी, लेकिन generics में typecasting अपने आप हो जाती है। दूसरा, ऑब्जेक्ट के केस में क्लास कास्ट एक्सेप्शन आता था, जेनरिक्स में कंपाइलेशन एरर आता है, जिसको हटाना काफ़ी आसान है। बाकी इसकी और डिटेल में आप चाहो तो इंट्रोडक्शन टू जेनरिक्स का वीडियो रेफर कर सकते हो सीरीज़ के अंदर, है ना। यू विल फाइंड द सीरीज लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हाउ जेनरिक वर्क्स इन जावा, व्हाट इज टाइप इरेजर। ना ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जेनरिक्स काम कैसे करते हैं। भाई कंसेप्ट होता क्या है, जब भी जावा का कंपाइलर सोर्स कोड को बाइट कोड में ट्रांसलेट करता है तो उसको जेनरिक्स हटा देता है। जेनरिक्स को हटा देता है, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं टाइप इरेजर। तो हम जावा कोड में तो पैरामीटराइज्ड टाइप लिखते हैं, लेकिन ये पैरामीटराइज्ड टाइप बाइट कोड में ऐड नहीं होते। बाइट कोड तो ट्रेडिशनल रॉ कोड्स पे ही काम करता है, क्योंकि पैरामीटराइज्ड टाइप इरेज हो जाते हैं, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? टाइप इरेजर। तो फिर इसका फ़ायदा क्या है? इससे प्रोग्राम हमारा काफ़ी सिक्योर हो जाता है। और टाइप इरेजर में क्या होता है कि भाई जब भी हम पैरामीटराइज्ड टाइप लिखते हैं उसकी जगह कंपाइलर ऑब्जेक्ट क्लास यूज़ कर लेता है। जब भी हम एक्सटेंस लिखते हैं, जावा फर्स्ट क्लास जो भी है वो यूज़ कर लेता है ना। अकॉर्डिंगली कंपाइलर बाइट कोड में इस चीज़ को करस्पॉन्डिंग क्लासेस से रिप्लेस कर देता है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप इरेजर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ वाइल्ड कार्ड टाइप क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन मार्क क्या होता है? क्वेश्चन मार्क एक वाइल्ड कार्ड है। इट्स एन अनबाउंडेड वाइल्ड कार्ड। इट रिप्रेजेंट्स एन अननोन टाइप। किसको रिप्रेजेंट करता है? अननोन टाइप को। इसकी जगह आप कोई भी क्लास को यूज कर सकते हो। तो दिस इज एन अनबाउंडेड वाइल्ड कार्ड ऑफ टाइप अननोन। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज बाउंडेड एंड अनबाउंडेड वाइल्ड कार्ड्स इन जेनरिक्स। यस, हमने पढ़ा था कि भाई वाइल्ड कार्ड्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है, बाउंडेड और अनबाउंडेड। बाउंडेड में भी दो हैं, कौन कौन सी? अपर बाउंड और लोअर बाउंड। अपर बाउंड के लिए हम एक्सटेंस कीवर्ड यूज़ करते हैं, और लोअर बाउंड के लिए हम सुपर कीवर्ड यूज़ करते हैं, है ना। अनबाउंडेड वाइल्ड कार्ड बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया कौन सा है? क्वेश्चन मार्क, जिसको हम अननोन टाइप करके भी रेफर करते हैं। The next question, what is the difference between list of unknown extents T and list of unknown extents super T? तो भाई ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड ही है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बाउंडेड वाइल्ड कार्ड्स की। अभी मैंने बताया कि भाई बाउंडेड वाइल्ड कार्ड्स दो तरह के होते हैं, अपर बाउंड और लोअर बाउंड। अपर बाउंड को हम एक्सटेंड से रेफर करते हैं, लोअर बाउंड को हम सुपर से रेफर करते हैं। तो जो पहला वाला लिखा है अननोन एक्सटेंट्स T, इसका मतलब क्या है? T या T की डिराइव क्लासेस। टी या टी की डिराइव क्लासेस। जहां अपन ने एक्सटेंस लिखा है तो हम बोल रहे हैं अननोन क्या होगा? अननोन विल बी टी और इट्स डिराइव क्लासेस। लेकिन जहां सेकंड में हमने लिखा है अननोन सुपर टी, तो हम क्या बोलेंगे? अननोन विल बी टी और इट्स बेस क्लासेस। तो पहले वाले के केस में है टी या उसकी डिराइव क्लास, और दूसरे वाले केस में, सुपर वाले केस में क्या है? टी या टी की बेस क्लास। सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन लिस्ट ऑफ टाइप अननोन एंड लिस्ट ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट। भाई क्वेश्चन मार्क बोले तो अननोन में कोई भी टाइप आ सकता है, किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी
रेफरेंस टाइप आप यूज कर सकते हो क्वेश्चन मार्क में, एम्प्लॉई, स्टूडेंट, स्ट्रिंग, एनीथिंग विल वर्क। लेकिन लिस्ट ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट में केवल ऑब्जेक्ट क्लास के ही ऑब्जेक्ट डाल सकते हो और कोई ऑब्जेक्ट नहीं डाल सकते। तो वन लाइन आंसर कि लिस्ट ऑफ अननोन, इस लिस्ट में आप किसी भी तरह के रेफरेंस टाइप्स को ऐड कर सकते हो, लेकिन लिस्ट ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट में खाली ऑब्जेक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट ही ऐड होंगे और कुछ आप ऐड करने की कोशिश करोगे तो दैट विल रिजल्ट इन कंपाइलेशन एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a generic type is omitted when instantiating an object, will the code still compile? तो भाई अगर आप जेनरिक को यूज नहीं करते तो क्या होगा? अगर आप जेनरिक यूज नहीं करते तो प्रोग्राम बिल्कुल कंपाइल हो जाएगा, बट विथ सम वार्निंग्स। कंपाइल हो जाएगा लेकिन कुछ वार्निंग्स आएंगी, क्योंकि सही बताया तो बाइट कोड में भी जेनरिक्स तो ऐड होता नहीं है, रॉ टाइप्स होते हैं और आप यहाँ पे डायरेक्टली रॉ टाइप्स यूज कर रहे हो, लेकिन जावा कंपाइलर उसको सेफ नहीं मानता। नए वर्जन्स में आपको बोलता है कि पैरामीटराइज टाइप यूज करो, रॉ टाइप्स को अवॉइड करो, सो इट विल रिजल्ट इन अ वार्निंग बट द प्रोग्राम विल गेट सक्सेसफुली कंपाइल्ड। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज टाइप इन्फरेंस? तो यहां पे हम काय की बात कर रहे हैं कि टाइप इन्फ्रेंस नाम की चीज क्या होती है। टाइप इन्फ्रेंस एक एडवांस कॉन्सेप्ट है जहां पे कंपाइलर पैरामीटर्स के बेस पे रिटर्न टाइप को आइडेंटिफाई कर लेता है। देखते हैं इसको हम। सो टाइप इन्फ्रेंस इज व्हेन द कंपाइलर कैन लुक एट द टाइप ऑफ द मेथड आर्ग्यूमेंट टू इन्फर अ जेनरिक टाइप। क्या बोल रहे हैं हम कि पैरामीटर्स का डेटा टाइप को देख के वो पैरामीटराइज टाइप की वैल्यू समझ जाता है। इफ ही पास्ड इन टी टू अ मेथड विच रिटर्न्स टी, देन द कंपाइलर कैन फिगर आउट द रिटर्न टाइप। कि भाई अगर आर्ग्यूमेंट के बेस पे रिटर्न टाइप को भी पहचान जाता है, अगर आर्ग्यूमेंट टी है, रिटर्न टाइप भी टी है। जैसे यहां पे मैंने लिखा है रिटर्न टाइप 1, फर्स्ट वाले केस में क्या लिखा, रिटर्न टाइप 1। अब हमें मालूम है 1 एक इंटीजर है, पैरामीटराइज टाइप 1 एक इंटीजर है और रिटर्न टाइप भी टी है, तो समझ जाएगा कि इंटीजर ही रिटर्न करना है। तो इंटीजर दोगे तो इंटीजर रिटर्न करेगा, और दूसरे के केस में हमने स्ट्रिंग पास किया तो इट विल रिटर्न स्ट्रिंग। तो ऑन द बेसिस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इट इज आइडेंटिफाइंग द रिटर्न टाइप। ऑन द बेसिस ऑफ आर्ग्यूमेंट इट इज आइडेंटिफाइंग द रिटर्न टाइप। दिस कॉन्सेप्ट इज रेफर्ड एज टाइप इन्फ्रेंस, particularly applicable with generic methods. अगला क्वेश्चन, is it possible to declare multiple bounded type parameters? Yes, it is very much possible. ये possible है कि आप multiple bounded types बता सकते हो। उसके लिए आप binary and symbol यूज करते हो। तो जैसे मैंने एक लॉजिक लिखा है कि पब्लिक क्लास my class, t एक पैरामीटराइज टाइप है, एक्सटेंड्स बेस एंड कंपेरेबल। तो भाई यहां पे मैं 2 बाउंडेड टाइप्स बता रहा हूं, है ना, कि भाई बेस क्लास का होना चाहिए, टी शुड बी बेस और इट्स डिराइव क्लासेस, और दूसरा कंपेरेबल इंटरफेस को क्या करना चाहिए, इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो यहां पे एक क्लास है और एक इंटरफेस है। बस खाली आपको ध्यान रखना है कि अगर आप मल्टीपल बाउंडेड टाइप यूज कर रहे हो तो क्लास का नाम सबसे पहला होना चाहिए, पहले क्लास के नाम बाद में इंटरफेस के नाम हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट न्यू फीचर्स वर एडेड टू जेनरिक्स आफ्टर इट्स इंट्रोडक्शन इन जेडीके 5? जेडीके 5 आने के बाद जेनरिक्स में कौन से नए फीचर्स ऐड किए गए? तो भाई हाँ, जेनरिक में बिल्कुल माइनर फीचर्स कुछ ऐड किए गए थे जावा 7 में और जावा 9 में। दीज फीचर्स वर रिलेटेड टू एंगुलर ब्रैकेट्स, जिसको डायमंड ऑपरेटर भी हम बोलते हैं। तो जावा 5 में क्या होता था, मैंने क्या बोला, जावा 5 में क्या होता था, है ना, हमको एंगुलर ब्रैकेट में डेटा टाइप दोनों तरफ लिखना पड़ता था। डायमंड ऑपरेटर जब हम यूज करते थे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड डेटा टाइप्स लिखते थे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेकिन जेडीके 7 में क्या हुआ, जावा ने बोला कि भाई अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहे हो तो आपको राइट हैंड साइड पे एक्सप्लिसिटली बताने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम एक्सटेंशन डायमंड ब्रैकेट्स भी बोलते थे कि भाई एंगुलर ब्रैकेट में आपको राइट हैंड साइड डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं है। 5 में दोनों तरफ लिखते थे, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड। 7 में केवल लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे, राइट हैंड साइड अपने आप ले लेगा। तो दिस वाज अ न्यू फीचर एडेड टू द डायमंड ऑपरेटर। एक और चेंज आया भाई, है ना, अब ये जावा 7 में आप डायमंड ऑपरेटर में पैरामीटराइज टाइप राइट हैंड साइड पे नहीं लिखते थे, चल जाता था। लेकिन अगर आप एनोनिमस इनर क्लास बना रहे हो, अगर आप एनोनिमस इनर क्लास बना रहे हो, तो आपको डेटा टाइप लिखना पड़ता था। सब जगह चलता था जावा 7 में, आप एंगुलर ब्रैकेट में नहीं लिखो, लेकिन एनोनिमस क्लास में लिखना पड़ता था। एनोनिमस क्लास में डेटा टाइप मेंशन करना पड़ता था। लेकिन जावा 9 में एनोनिमस इनर क्लास बनाते समय भी डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है।
तो फर्दर ऐड ऑन जावा 9 में वो क्या हुआ कि आपको राइट हैंड साइड पे डेटा टाइप नहीं बताना पड़ता एनोनिमस इनर क्लास बनाते समय, लेकिन जावा 7 में आपको एंगुलर ब्रैकेट में डेटा टाइप बताना नहीं पड़ता था नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाते समय, लेकिन एनोनिमस क्लास में बताना पड़ता था जावा 7 में। लेकिन जावा 9 में एनोनिमस इनर क्लास बताते समय भी आपको पैरामीटराइज्ड टाइप बताने की जरूरत नहीं है। तो दिस वाज द न्यू फीचर एडेड टू जावा 9. So these are some of the common interview questions related to generics in Java. मैंने कुछ common interview questions बताए कैसे related generics में।